अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंटरव्यूज के सिलसिले ने इमरान खान को सियासी तौर पर अब तक कितना नुकसान पहुंचाया है। नाज़रीन, 10 अप्रैल 2022 को तहरीक इंसाफ की विफाक में हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के जरिए खत्म कर दी गई। मेरे कप्तान हुकूमत से तो निकल गए, लेकिन परेड ग्राउंड में एक कागज लहराने के बाद उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में मकबूलियत का उरूज देख लिया। मरकज में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, लेकिन पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उसके बाद पंजाब में इक़्तिदार की रस्साकशी शुरू हो गई और वज़ारत आला का मनसब कभी परवेज़ इलाही को मिल जाता और कभी हमजा शहबाज को। तहरीक इंसाफ को सबसे बड़ी कामयाबी 17 जुलाई 2022 को मिली, जब पंजाब की 20 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। पंजाब की वज़ारत आला भी हमजा शहबाज से दोबारा परवेज़ इलाही को मिल गई। इस कामयाबी ने तहरीक इंसाफ को नई ताकत बख्श दी। इस दौरान मेरे कप्तान ने जलसों और एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। 29 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च जीटी रोड पर रवा दवा था कि 3 नवंबर 2022 को मेरे कप्तान वजीराबाद में गोलियां लगने से जख्मी हो गए, जिसके बाद वो जमान पाक तक महदूद होकर रह गए। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल इंतखाबात की तारीख का मुतालबा किया जा रहा था। दबाव डालने के लिए जनवरी 2023 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर दी गईं। एक तरफ सियासी चालें जारी थी और दूसरी तरफ मेरे कप्तान के खिलाफ मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही थी। मार्च 2023 में मेरे कप्तान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पाक लाहौर का इलाका मैदान जंग बना रहा। फिर 9 मई का वाकया हो गया, जिसने मकबूलियत के रूज पर बैठे मेरे कप्तान की सियासत का रुख ही बदल दिया। मेरे कप्तान, जो इत्तेहादी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके थे, अचानक दिफाई पोजीशन पर आ गए। ये बदले हुए हालात हैं जिनकी वजह से जमान पाक में बैठकर सबको ललकारने वाले कप्तान 109 दिन से अडयाला जेल में कैद हैं। नाज़रीन, 9 मई से पहले यूं लग रहा था कि इलेक्शन होने की सूरत में मेरे कप्तान मरकज समेत चारों सूबों में हुकूमत बना लेंगे, लेकिन अब हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ को ना तो कहीं जलसा करने की इजाजत मिल रही है और ना ही बैलेट पेपर पर बल्ले के निशान की मौजूदगी यकीनी लग रही है। चंद वकला के सिवा कोई मीडिया पर पार्टी की तर्जुमानी को तैयार नहीं। अब अडयाला जेल में मेरे कप्तान के पास अपनी गलतियों का जायजा लेने के लिए खासा वक्त है। 9 मई के बाद मेरे कप्तान और उनकी टीम सियासी तौर पर कहां खड़ी है, कौन कब मेरे कप्तान को अलविदा कह गया, आज मेरे कप्तान जहां खड़े हैं ये उनकी गलत हिकमत अमली का नतीजा है या फिर मुखालिफिन की चालों का। साने 9 मई को गुजरे 6 माह से ज्यादा का अरसा हो गया। इस दौरान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कितना नुकसान उठाना पड़ा, ये सब हम आपके सामने 24 पॉइंट की सूरत में पेश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद दर्जनों पीटीआई के रहनुमा पार्टी छोड़ गए। 9 मई के सिर्फ 7 दिन बाद यानी 16 मई को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची से मुंतखब होने वाले रुकने कौमी असेंबली महमूद मौलवी ने की, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 2, 17 मई को मेरे कप्तान के पुराने साथी आमिर कियानी समेत रुकने सिंध असेंबली संजय गंगवानी और करीम गबोल ने पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 3, 23 मई को साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 4, 23 मई को ही फयाजुल हसन चौहान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 5, 24 मई को असद उमर ने पार्टी ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 6, 24 मई को ही मेरे कप्तान के तर्जुमान फवाद चौधरी ने भी एक ट्वीट के जरिए सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 7, 25 मई को मलिका बुखारी, जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। पॉइंट नंबर 8, 27 मई को तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 9, 27 मई को ही हाशिम डोगर के हमरा तहरीक इंसाफ के 5 अरकान ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। पॉइंट नंबर 10, 17 जुलाई को परवेज खटक ने नई पार्टी का ऐलान किया, जिसके बाद साबिक वजीर आला महमूद खान ने भी परवेज खटक की जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली। पॉइंट नंबर 11, 5 अगस्त को मेरे कप्तान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। पॉइंट नंबर 12, 15 अगस्त को मेरे कप्तान पर साइफर का मुकदमा दायर किया गया। पॉइंट नंबर 13, 17 अगस्त को शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में गिरफ्तार किया गया। पॉइंट नंबर 14, 29 अगस्त को तोशाखाना केस में मेरे कप्तान की सजा मुअत्तल कर दी गई। उसी तारीख को वजारत दाखिला की तरफ से मेरे कप्तान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पॉइंट नंबर 15, 5 अक्टूबर को उस्मान डार एक एंकर के घर नमूदार हुए और तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 16, 10 अक्टूबर को सदाकत अली अब्बासी एक चैनल के स्टूडियो में आए और उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। पॉइंट नंबर 17, 16 अक्टूबर को फरूख हबीब ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पॉइंट नंबर 18,
24 अक्टूबर को अंदलीप अब्बास, सादिया सुहेल और सुबैरा बुखारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पॉइंट नंबर 19 अक्टूबर को एक इंटरव्यू के दौरान एक चिल्ले के बाद असली और नस्ली शेख रशीद काफी बदले बदले नजर आए। पॉइंट नंबर 20, साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान 19 नवंबर को तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। पॉइंट नंबर 21, 20 नवंबर को साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने भी एक एंकर को इंटरव्यू दिया। खावर मानिका ने यह इंटरव्यू जमीनों पर कब्जे के मुकदमे में जमानत पर रिहा होने के एक हफ्ते के बाद दिया। पॉइंट नंबर 22, चेम गोया हो रही हैं कि एक बिजनेस टाइकून मलिक रियाज भी अपने आने वाले इंटरव्यू में मेरे कप्तान के खिलाफ तहलका खेज इंकशाफात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 23, तोशाखाना केस में नाअहली के बाद मेरे कप्तान की पार्टी चेयरमैनशिप भी खतरे में नजर आ रही है। पॉइंट नंबर 24, आने वाले जुम्मे को इस्लामाबाद में मेरे कप्तान के माजी से जुड़ी एक किताब भी लॉन्च होने जा रही है। नाज़रीन, इस 24 पॉइंट्स के बाद हम एक ही सवाल पूछते हैं कि 2024 के इलेक्शन में मेरे कप्तान की मकबूलियत कम होगी या पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। इन तमाम पॉइंट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। तारड़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा, एक इंटरव्यूज का, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का और पार्टी को छोड़ने का ना खत्म होने वाला सिलसिला है, इट स्टिल गोज ऑन, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है, लगता यही है कि सारी चीज़ का ऑब्जेक्टिव ये है कि इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, पॉलिटिकल कैपिटल जो है, वो किसी तरह कम हो सके। इसके बारे में आपके क्या रिमार्क्स हैं? आपको लगता है कि इसमें एक वाज़ेह कमी हुई है? देखिए मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पार्टी जितनी तेज़ी से बनी थी उतनी तेज़ी से ही टूटी है। ये पार्टी जो 2018 में बरसरे इक़्तिदार आई थी, ये कोई फितरी अमल के नतीजे में नहीं आई। ये पार्टी कोई प्रॉपर ऑर्गेनिकली ग्रो करके नहीं बनी। लोगों को प्रेशराइज करके, केसेस बनवा के उनको शामिल कराया गया था, तो अब उतनी तेज़ी से टूटी है। और देखिए, जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अलीम खान साहब हों या जहांगीर खान तरीन साहब हों, उनकी बेटियों तक पे पर्चे इमरान खान साहब ने कराए थे। उनको पार्टी से बेदखल इमरान खान साहब ने किया था। तो इसमें तो किसी का दोष नहीं है ना कि अगर आईपीपी में लोग जा रहे हैं या हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली एक अमल है जिससे उनकी पार्टी गुजर रही है। और 9 मई के हमलों के बाद कोई भी ऐसी पार्टी से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता जिसने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया हो, जिसने शोदा की यादगारों को मिसमार किया हो। और जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की बात है, इमरान खान साहब ने जिंदगी में बहुत अनपॉपुलर डिसीजन लिए हैं, उसका कभी ना कभी खमियाजा भुगतना पड़ना था। और देखें, आप ये नहीं कर सकते कि आप नारा रियासत मदीना का लगाएं, लोगों को तलकीन अमर बिल मारूफ की करें और आपकी हरकत व सकनात ऐसी हों कि वो टीवी पे सेंसर किए बगैर चल ना सकें। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की जिंदगी भरी पड़ी है ऐसे वाकयात के साथ, ऐसे मामलात के साथ कि जो ना हमारी सकाफत से मुताबिकत रखते हैं, ना हमारे एवरीडे नॉर्म्स के साथ मुताबिकत रखते हैं। एक उन्होंने लापरवाही सी जिंदगी गुजारी है जो उनकी अपनी मर्जी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। मगर फिर आप इस पे रियासत मदीना का दावा नहीं कर सकते। हम सारे बड़े गुनहगार लोग हैं, हम फिर अमर बिल मारूफ की बात नहीं कर सकते। हम मजहब कार्ड इस्तेमाल करके दूसरों को एक तंग नजरी की ऐनक से जज नहीं कर सकते। हम दूसरों पे बोहतान और इल्जाम भी नहीं फिर लगा सकते। नहीं, लेकिन तारड़ साहब, इस सारी चीज के अंदर एक तो आपने शुरू में ये फरमाया कि जी लोगों पर केसेस बना के ये जमात बनी थी। क्या अब ये कहा जा सकता है कि लोगों पे केसेस बना के एक्चुअली अब ये जमात तोड़ी जा रही है? एक बात। और दूसरी बात ये कि कोर कमांडर हाउस के हवाले से आपने बात की, तो कोर कमांडर हाउस के अगर आप कोर कमांडर हाउस लाहौर की बात कर रहे हैं तो इसमें तो एक्चुअली 3 रहनुमाओं के नाम बीच में आते हैं, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद। ये तीनों रहनुमा आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में स्पेसिफिकली वो क्यों नहीं पार्टी छोड़ रहे, जबकि बाकी लोग जो लेफ्ट राइट और जो हैं, जो एक्चुअली उस दिन वहां पे नहीं थे, वो पार्टियां छोड़ रहे हैं? पहली बात तो यह है कि किसी पे हेरोइन नहीं डाली गई, किसी को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे नहीं निकाला गया। अब एक बंदा रेप करता है, मर्डर करता है, अगवा करता है, डकैती करता है, तो केस तो बनेंगे। अब केस किसी का विड्रॉ नहीं हुआ, मेरे ख्याल से किसी को क्लीन चिट नहीं मिली, एक्विट कोई नहीं हुआ, तो केस बनाए नहीं जा रहे। जिस केस ने बनना था वो बन चुका है और वो मेरिट पे बना है, फैक्ट्स पे बना है। और कोर कमांडर हाउस की जहां तक बात है,
तो इमरान खान साहब की तीनों बहनें, अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान और हसान खान न्याजी साहब, ये वहां क्या लेने गए थे? ठीक। क्या ये खानदान में बैठ के फैसला हुआ था कि हमने कोर कमांडर हाउस को आग लगानी है? और मुझे ये बताइए कि जो डेटा आया है, जिसमें रवाबित हैं, जिसमें प्लानिंग है, जिसमें मीटिंग्स हैं, जिसमें जूम मीटिंग है, तो ये रहनुमा जो शरीक थे मनसूबाबंदी में, क्या एक जब कत्ल होता है तो इक़दाम कत्ल का पर्चा नहीं होता? ठीक। तो ये तमाम लोग जो किसी ना किसी दिफाई इदारे के ऊपर या तनसीबात के ऊपर हमले में मुलविस पाए गए हैं, तो उन पर कार्रवाई हो रही है और होना थी और होएगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ हुब्बुल वतनी का दावा करें और दूसरी तरफ कोर कमांडर हाउस को आग लगा दें और कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जला दें। जो किया है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अजहर सिद्दीक साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी है, ये खास तौर पे पहले तो चले लोग पार्टियां छोड़ के जा रहे थे, बात वहां तक थी, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे थे, बात वहां तक थी, लेकिन उसके बाद ये जो खावर मानिका साहब का इंटरव्यू आया है, मेरे ख्याल में अताउल्लाह तारड़ साहब का इशारा उसी तरफ था कि रियासत मदीना का दावेदार जो है उसकी अपनी जाती जिंदगी के हवाले से जो फैक्ट्स अब बाहर आए हैं, तो वो शख्स जो है रियासत मदीना का दावा किस तरह कर सकता है उसको कायम करने के हवाले से? आप नहीं समझते कि इससे एक्चुअली इमरान खान साहब को काफी हद तक बड़ा डेंट लगा है इस इंटरव्यू के बाद? अच्छा, मैं पहले जरा एक छोटी सी बात कर लूं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, मंसूर भाई। चलें, अब शाहजेब खानजादा और खाबर मानका ने इमरान खान की मकबूलियत को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलें छोड़े, अब इलेक्शन तो करा लेना जी, तबाह बर्बाद हो इलेक्शन तो हो रहे हैं सर। अब ना, मैं अभी अब मैं आपके सामने मैं केस रखूंगा, बताऊंगा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। नहीं हो रहे? बड़ा जबरदस्त एक ट्वीट किया था मैं आपकी गोश्त नहीं, एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप हमें कि इलेक्शन नहीं हो रहे। और मैं आपके सामने भी रखने लगा हूं ना, तो मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा। जी, गो अहेड। हमसे पूछो चमन पे क्या गुजरी, हम गुजर कर खिज़ां से आए हैं। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे हालात का सामना ना करवाए जिसका सामना खाबर मानका को करना पड़े। एक शख्स तलाक के बाद साबका बीवी के किरदार और पाकीज़गी की कसम खाने वाला ना जाने किस बर्बरियत का शिकार हुआ कि उसके किरदार पर झूठ का कीचड़ उछालना पड़ा। अल्लाह ताला इस कौम को मजीद पस्ती में गिरने से पनाह दे और जुल्म करने वालों को हदायत दे। ठीक। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख और अफसोस है इस बात का कि एक घर की जिंदगी अगर सच है, आपने डेफमेशन, अगर आप जो राइट ऑफ लिबर्टी एंड वेयर द नोज ऑफ अदर स्टार्ट, आका दो जहां हुजूर नबी वसल्लम की हदीस मुबारक है, आपने बगैर किसी दूसरे फर्द को बिठाए, बगैर किसी दूसरे आदमी को लेके चले, किसी घर का कोई और फर्द भी आ सकता था, आप ये इंटरव्यू करती, अच्छा नहीं लगा। मैं इसको कंडेम करता हूं, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और जो भी कंटेंट है सारे के सारे झूठ इसलिए हैं कि उनके अपनी चीजें रिकॉर्ड के ऊपर, और खास तौर पर उस वक्त कि जब वो गिरफ्तार होने के बाद। अब आए अगली बात की तरफ। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है मंसूर भाई, आईने पाकिस्तान 1973 यहाँ मौजूद है। इमरान खान साहब के दौर में मैं, चूंकि जितनी मेरी अटैचमेंट रही है, एवन फील्ड के केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए थे। उनसे पहले जितनी एविडेंस आई थी, चीजें सारी वो सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। एफेड्रिन अब्बासी का केस अगर ये था, हनीफ अब्बासी का केस, तो इमरान खान ने नहीं बनाया था। हाँ, सनाउल्लाह वाला केस जिन्होंने बनाया था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो आप सब लोगों को पता नहीं चाहिए। मैं उन बातों में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं बात बड़ी सीधी सी रखना चाहता हूँ आपके सामने। ये सारा कुछ हो गया, तबाह बर्बाद कर दिया आपने, लेकिन उसकी तो आप अंदाजा लगाएं, मकबूलियत कम नहीं हो रही। यानी एक कन्विक्टेड आदमी को जो मुल्क से बाहर चला गया, 4 साल क्या याशियां करता रहा, या जो कुछ भी उसने लाइफ वहां गुजारी, मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहूंगा, वरना आपको पता है तारीख में बाज़ारे हुसन, देखे ना, पार्लियामेंट से बाज़ारे हुसन किताब आज भी अवेलेबल है, रंगीना खानदान। मैं नहीं उन बातों में जाना चाहता, वो छपी हुई है किताबें, मुझे क्या जरूरत है करने की। यानी मैं शहबाज शरीफ के बारे में वैसे अजहर साहब एक सवाल ले लीजिए, आपने चूंकि अब ये टॉपिक छेड़ दिया है, लेकिन मेरा एक सवाल है, इसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट दी जाती है वो ये है कि जनाब आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जिन्होंने इस मुल्क को लेके चलना है पूरी दुनिया में, उनके अपने जाती कैरेक्टर के हवाले से लोग सवाल करते हैं, चाहे मोनिका लुविंस्की का अफेयर हो, चाहे दीगर ममालिक के अंदर जो है प्रेसिडेंट्स हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर उनके कैरेक्टर के हवाले से अगर कोई सवाल उठता है तो वो पब्लिक डोमेन में आएगा। वो ये नहीं हो सकता कि उसके ऊपर बात ना की जाए। तो ये कहना कि जी एक्चुअली जाती, मेरी नज़र में तो चाहे फिर वो नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, कोई भी हो, अगर वो दावा कर रहे हैं कि जी हम बड़े पाक साफ हैं और हमने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, तो और फिर ये पता लगे कि जनाब नहीं ऐसा नहीं था, पर्सनल लाइफ में एक्चुअली उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो क्या पब्लिक का हक नहीं है कि उन्हें पता हो?
देखिए, पब्लिक का तो हक होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं कब कह रहा हूँ पब्लिक का हक नहीं होना चाहिए? किसी आदमी को इल्जाम लगा रहा है ना, तो भाई अदालतें मौजूद हैं। ये टीवी पे इल्जाम तो हम काफी अर्से सुनते आए हैं। मुझे बता देना, कोई अभी तक एक केस मटेरियलाइज हुआ है? 9 मई के इल्जाम है, कोई मटेरियलाइज हुआ है? भाई कंडेम कर रहे हैं उस सारे वाक्य को। अच्छा, उसमें अबैटमेंट, अच्छा मैं तो पहले समझा कि शायद आपने वो मेरे सामने कोई इन्वेस्टिगेशन अफसर बिठा दिया है जिसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, एक एक एविडेंस उसके पास है। इनके पास पता नहीं डॉक्यूमेंट कहां से आ जाता है, कौन शेयर कर देता है, एक एक चीज ये इस तरह शेयर करते हैं कि जैसे ये खुद बैठकर वहां कर करते हैं। उन चीजों की तरफ मेरा बिल्कुल इस वक्त मूड नहीं है। मैं बड़ी सीधी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ सर्टेन प्रिंसिपल सेट कर लें, सोसाइटल वैल्यूज, मेरे मेरे मुआशरे की इकदार सेट कर लें। आप रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, उस बंदे ने बड़े काम किए हैं। रहमतुल आलमीन ट्रस्ट, मेरा गरीबों के लिए क्या किया, हेल्थ कार्ड, यानी ये तो तारीख बता रही है ना। यानी अब मैं कहता हूँ ये सारा कुछ कर लिया ना, अब क्या रह गया? अच्छा, कोई और इंटरव्यू, कोई और इंटरव्यू, अच्छा ले आए वो भी इंटरव्यू। सवाल ये है कि अगर इतनी पजीराई मिलती ना नवाज शरीफ साहब को, तो लाहौर के जलसे में 10% लोकल लोग और बाकी लोग ना होते हैं। जब ना मिला, एमक्यूएम को लाके झोली में बिठा दिया गया, नहीं तो उठ के बाप के पास चले गए, वहां पर बाप के पास चले गए बलूचिस्तान के अंदर, वहां भी कुछ ना हुआ। तो फिर कौन आगे? अमरीकी उठ के आगे, उठ के कौन आगे? बरतानिया के लोग उठ के आगे। लेकिन पजीराई फिर नहीं मिल रही। कमाल की बात यह है, एक जलसा सिर्फ क्या, अच्छा जलसे के बाद क्या किया? वो चले गए जनाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वो जाए बाहर निकले यार, लोगों में जाकर इलेक्शन लड़े, इलेक्शन का माहौल बनाए। वो शेर अगर अंदर बांधा है ना, तो उसके लोगों को जलसा करने दें, लेवल प्ले। अब फील्ड ही नहीं दे रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात कर रहे हैं? कोई एक जलसा बता दें, आप बताएं, आपने ईमानदारी से बताइएगा, क्या ऐसा ग्राउंड मिल रहा है कि पाकिस्तान वो भाई आप फील्ड तो देना, करते रहें आप। मैं ये नहीं कह रहा, आप इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें, जो मर्जी करें, लेकिन भाई उसको मैदान में तो उतरने दें। और मैं अब इलेक्शन की बात क्यों कर रहा हूं? देखिए अब क्या हो गया है, आपको पता है 52 दिन का टाइम है शेड्यूल देने का, 8 फरवरी से। तो आपकी तकरीबन 11 दिसंबर के करीब जो है ना इलेक्शन शेड्यूल आना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अपील तो उन्होंने मंडे को लगवा ली है, ताकि उससे पहले पहले जो भी है वो बरियत हो जाए और इलेक्शन शेड्यूल अपना वो नाहली वाला मामला खत्म होकर नॉमिनेशन पेपर दाखिल कर। अब इमरान खान के अगेंस्ट सिर्फ एक नाहली है, वो तोशा खाना की अपील है। तोशा खाना की अपील में नोटिस हो चुका हुआ है अपना नाहली के हवाले से, और वो अपील कुछ नहीं है, और अपील वो हमारी जीती हुई है बड़ा वादे तौर पर जुरिस्डिक्शनल इशू के ऊपर। तो आगे केस कोई नहीं है। केस कौन सा था? ये साइफर का केस था, जिसकी बुनियाद पर बड़ी जल्दी जल्दी ट्रायल चलाकर और नॉमिनेशन पेपर दाखिल होने से पहले नाहल कराना था। अब कोई ऐसी चीज ऐसी रिकॉर्ड पे नहीं है, और हमारी पूरी कोशिश है कि तोशा खाना का केस मेरिट पे डे टू डे चल के जो है ना वो काम खत्म, तो नाहली खत्म हो जाएगी। तो अब ये जेल में रखिएगा। अब क्या होगा? अपना मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा है, इलेक्शन कराने की बुनियाद, डिले करने की बुनियाद रख दी है ना। तो आप भी यहाँ पर मौजूद है, मैं भी यहाँ तक मौजूद हूँ कि इमरान खान को जब तक ये किसी केस में सजा देकर आप दोबारा अंदर नहीं रखते, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इलेक्शन यानी आपका अगर ये ना हुआ तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे, आप ये फरमा रहे हैं? ओ मैं आपके सामने रख रहा हूँ इमरान, आप देख लीजिएगा, आप भी यहाँ, मैं भी यहाँ। ओके तारड़ साहब, ये सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सर। ये आप क्योंकि जारी बात है, जो इंटरव्यूज और थोड़े पहले जब आपने मेरे सवाल का जवाब दिया था, अब आपको अभी तक कोई ऐसा शख्स मिला है जो तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर हो और वो ये कहे कि जनाब ये जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, उस्मान डार का मैंने इंटरव्यू देखा है, सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू मैंने देखा है, मैंने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है, मैंने शेख रशीद का इंटरव्यू देखा है, और अब मैंने फैसला किया कि अब मैं पीटीआई को वोट नहीं दूंगा और अब मैं इस मरतबा जो है मैं नून लीग को वोट दूंगा। आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई? देखिए 9 मई के बाद बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चलने वाली जमात की हिमायत नहीं की जा सकती, और जो दुश्मनों के ख्वाब को पूरा करे, जो सियासी जमात की आड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करें, हम उसका हिस्सा नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग मिलते हैं, रोज मिलते हैं। अच्छा। और देखिए ये आज की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे इन्होंने मामलात किए हैं, बहुत सारे लोगों की आंखें खुली हैं। तोशा खाना के केस के बाद मुझे एक साहब मिले, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा तो ख्याल था कि ये झूठा केस है, मगर जब इमरान खान ने अदालत में ये बात मान ली कि ये घड़ियां मैंने ली हैं और मैंने बेची हैं, तो मैंने कौन सा जुर्म किया है, तो हमें तब पता लगा कि ये घड़ियां ली गई हैं और फिर इसको मुनाफे के लिए बेचा गया है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, लोगों पे इंपैक्ट होता है इन चीजों का। हाँ, जिस कल्ट फॉलोइंग की आप बात कर रहे हैं, जो प्राइड लेते हैं टिरियन वाइट में या प्राइड लेते हैं ऐसे मामलात में, उनका कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़मीर की आवाज पे ये कहते हैं कि हम इन चीजों की सपोर्ट जारी नहीं रख सकते। अब ये इलेक्शनों पे नई एक पहले मियां साहब की वापसी पे इन्होंने खदशात का इजहार किया और कहा मियां साहब वापस नहीं आ रहे और मैं वापस आ रहा हूं, और वो मियां साहब तो आ गए, ये वहीं के वहीं बैठे हैं। अब ये इलेक्शन के हवाले से इनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन का शेड्यूल हल्का बंदियों की फाइनलाइजेशन यानी 30 नवंबर के बाद आएगा,
उससे पहले आ नहीं सकता क्योंकि हल्के फाइनलिटी अटेन नहीं किए होते। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब नया भाम पैदा कर दें, ये लोग इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करके। अच्छा। ये लोग झूठ पे मबनी एक बयानिया है जिसको परवान चढ़ाना चाहते हैं, जो साइफर के केस को नहीं मानते, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच जितना मर्जी बड़ा हो जाए, जो मलिक रियाज की 190 मिलियन के डाके को नहीं मानते, वो नहीं मानते कि इमरान खान ने सहूलतकारी की वो 190 मिलियन पाउंड के केस में। कल सुप्रीम कोर्ट में लगेगा पता कि कितनी किस्तें जमा कराई हैं, कितनी नहीं कराई। इस काम के लिए भी दिलेरी चाहिए क्योंकि इस मुल्क में मलिक रियाज साहब के खिलाफ बात करना जुर्म बन गया है। मैं चैनल पे जाता हूं, म्यूट कर दिया जाता हूं। तो ये तो बताना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कर सकते कि आप टीवी पे इंटरव्यूज दें कि जी हमारे तो घर का खर्चा नहीं चलता। तार साहब, एक सिर्फ मैं चीज ऐड कर दूं कि हमारे इस चैनल में और हमारे इस प्रोग्राम में आप जितनी मर्जी दफा मलिक रियाज का नाम लें, यहाँ पे आपको म्यूट नहीं किया जाएगा। वेरी काइंड। दूसरी बात ये, मेरा बड़ा शुक्रगुजार हूं जी। मेरा दूसरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो मकसद है इन इंटरव्यूज का, क्या वो अचीव हो पा रहा है? क्योंकि लोगों में ये इंप्रेशन पाया जाता है कि अगर ये इंटरव्यू दे भी रहे हैं तो जोर जबरदस्ती के तहत दे रहे हैं, ये दिल से नहीं दे रहे। तो इसकी वजह से उसकी जो अफादियत है मेरी नजर में वो खत्म होती नजर आ रही है। नहीं, अगर जोर जबरदस्ती है तो मुझे बताएं 2018 से लेके 2022 तक मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों ने इंटरव्यूज दिए, या मुस्लिम लीग नून छोड़ी, या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या जब राना सनाउल्लाह को सजाए मौत की चक्की में बंद किया गया था उन्होंने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, या कहा था मुझे दवाई दे दो मगर मेरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करा लो? ये कोई बहाना नहीं है। ये जो तासर दिया जा रहा है ना कि ये सब करवाया जा रहा है और पता नहीं क्या प्रेशर है, अल्लाह से डर के कहता हूं कि ये ऐसे नौसरबाज हैं कि ठट्ठे। चलो जी, कुरान ले आओ बीच में, ये इसका फेवरेट मशगला है। ये सारी उम्र झूठे कुरान उठाता रहेगा। ये इसका फेवरेट मशगला भी कहेगा कुरान पाक ले आओ, मैं कसम खाता मैं वापस आ रहा हूं। ना करें ना, मैं बात कर रहा हूं, मुझे बात मुकम्मल करने दें। अपनी बात पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे बात कीजिएगा। ये जो कुछ कह रहे हो वो बताया करो, सच हो। ये बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। जिसकी बारी है वो अपनी बारी पे बात करे, ये मुनासिब नहीं है। ये पहले भी करते रहते हैं, अब ये झूठे कुरान उठाएंगे। एक मिनट, अजहर साहब आप प्लीज अपनी बारी में बात कीजिएगा, पहले उनकी बात कंप्लीट होने दें, देन आई विल कम टू यू। जी तार साहब, देखिए बात यह है कि आप किसी पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता। ये कुरान को हर बात में बीच में ले आते हैं, एक गंदी सियासत के लिए, एक अपनी जाती प्रमोशन के लिए। लास्ट टाइम भी पता नहीं किस बात पे इन्होंने कुरान उठा लिया था, ये वापस तो आए नहीं है, कसमें खा के वादे करके। तो मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मजहब को मत लाएं इस चीज के अंदर, मगर बात यह है कि कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकता। ये तासुर गलत है कि पता नहीं क्या प्रेशर है। तो ये मुस्लिम लीग नून कैसे प्रेशर में सस्टेन कर गई, हमारे लोग क्यों नहीं टूटे? ये बड़ी अजीब सी बात है कि इधर फवाद चौधरी, अल्लाह माफ करे, वो दौड़े मीलों दौड़ लगा के पता नहीं दीवार फलांग के गिरता लुढ़कता कहां पहुंच जाता है। तो ये तो देखिए ना, ये कोई बात नहीं है। ये डरपोक लोग हैं, अल्लाह से डरना चाहिए। जब ये मुंह पे हाथ फेर के कहते थे घर का खाना बंद कर देंगे, जब ये लोगों पे हंसते थे, ठट्ठे लगाते थे, तंजो मजाक करते थे, तब ख्याल नहीं आता था। कितने लोग टूटे मुस्लिम लीग नींद के, मुझे बताएं। हमारा एक बंदा टूटा हो मुझे बता दें। अजहर साहब, ये तो वाकई कंपैरिजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करती है कि हमने बहुत अजियतें बर्दाश्त की, हमने भी जेलें देखी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि जौक दर जौक जो है वो लोग पार्टी छोड़ के चले जाएं। अच्छा, अब मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने मलिक रियाज साहब के हवाले से एक बात की है, मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि शायद अंदाजा नहीं है इस बात का। मलिक रियाज साहब का, चूंकि मैं वकील भी हूं और मैं कई केसेस उनके देखता रहा हूं, 460 अरब रुपया किस बात का दिया? एक कौड़ियों के भाव जमीन, यानी जो रॉ लैंड थी, जो 5 लाख रुपए एकड़ थी, 1 करोड़ रुपया कनाल पे। अब ये समझने की बातें हैं। और जो पैसे जिसकी बात कर रहे हैं ना ये वाला, कि जनाब वो पैसे हैं, वो मेरे पास अभी ये आप कहेंगे तो मैं शेयर कर देता हूँ। 22 नवंबर 2019 का नेशनल क्राइम एजेंसी का लेटर है। भाई वो पैसे वो वापस दे रहे हैं, यानी डी फ्रीज कर रहे हैं। भाई मलिक रियाज की अपनी अमाउंट, ये कौन से मुल्क की कौम है? मेरा सवाल है कि ये जो पैसा जो मलिक रियाज साहब क्या कॉन्ट्रैक्टर थे? क्या उन्होंने रिश्वतें ली हैं? क्या उन्होंने कि कौन सा पैसा है ये बड़ी हैरानकुन बात है। मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि मलिक रियाज साहब को बंदा यहाँ नहीं बैठा, मैं नहीं, बस ये क्लियर कर दूं आपको। और दूसरी बात जो है ना, वो ये सिविल लायबिलिटी है। वो पैसे थे मलिक रियाज के, उनके थे, उन्होंने अपने पैसे पाकिस्तान वापस ले आए, दैट्स ऑल।
और उसमें क्या है, और वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? और अगर काम किया तो पूरी उनकी काबीना ने किया है, और ये वैसे भी नैब में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सारा कुछ सामने आ जाएगा। अब आ जाए अगली बातों की तरफ, जो स्पेसिफिक सवाल जो है ना, देखिए मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रख दूं। अपना मंसूर भाई, आपको पता है कि इनकी जब रिमांड होते थे ना, जो डिटेंशन, तो इनके प्रोडक्शन आर्डर आया करते थे। मैंने चैलेंज किए हुए सारे, किसने कहा है जो सहूलियत इनको मिलती थी, जो मरियम नवाज को सहूलियत, किसने कहा है? वीआईपी सहूलियत ये लोगों ने एंजॉय की है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखिए, एक केस से पकड़े दूसरे, कोई इस तरह की तारीख बता देना। यानी चौधरी परवेज अली ने क्या काम किया है? वो अगर करप्शन किया तो करप्शन में रखे, वो करप्शन में जमानतें हो रही हैं, कभी एक केस, यानी अभी तक 6 महीनों में आपने कितने केसेस उठाकर देख ली हैं? यानी ये एक सवाल। और क्या हुआ है इस पे मैं नहीं कह रहा, हमारी कोर्टों ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, यानी डिटेंशन ऑर्डर आते रहे, यानी इस तरह का रवैया होता रहा। खुदारा कम से कम इंसान बात करते हुए सच बोले। बात कुरान की नहीं, सोसाइटल वैल्यू की है। रब को हाजिर नाजिर जान के सच बोलना चाहिए, जान देनी है रब को। यानी हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? लेकिन अजहर साहब वो ये भी फरमा रहे हैं कि कोई भी जोर जबरदस्ती के साथ इंटरव्यू नहीं दे सकता। अगर ये इंटरव्यू हो रहे हैं तो अपनी मर्जी से हो रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, मैं उन बातों में अभी नहीं उलझना चाहता। आई डोंट वांट, ना मैं चाहता हूं। ये उन लोगों को सोचना है जो बैठ के ये फैसला साज कर रहे हैं, जिन्होंने बैठ कर ये फैसला कर रहे हैं। मैंने तो बात करनी है पूरी दुनिया के अंदर। आप उठा लें, एक चले यूं काम कर लेते हैं, आ जाए एक जुडिशियल कमीशन बना लेते हैं, इसी वाले से ना सही, एक कमीशन बना लेते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे लॉयर्स, रिटायर्ड जजेस बिठा लेते हैं उसके अंदर, और ये जो कुछ 17 महीने इस मुल्क के साथ हुआ है वो आप छोड़ दें। मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी का बना लें, कौम के सामने सच तो रखें, हकायक तो रखें। बातें हम करते हैं, ट्रूथ और रिकंसिलिएशन के कमीशन की बातें कर रहे हैं, आप इस मुल्क को आगे लेके चलें। मैं जब 5 जून को जब यहाँ आया था ना बरतानिया के अंदर, वो मेरे भाई नाराज हो जाते, मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा। अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपके सामने वादे तौर कहा था, मैंने माजरत भी की थी, और मैंने कहा था मेरे को पर्सनल रीजन, और मैंने ये भी कहा था कि जब इलेक्शन होंगे उससे पहले मैं आ जाऊंगा। लेकिन बड़ी कोशिश है कि किस तरह से मैं इनकी मर्जी से अपने मामला, मैं बैठ के जितना यहाँ काम कर रहा हूँ, शायद पाकिस्तान मुझे वो काम ही ना करने दिया जाए। ये मैं कभी रीजन इस वाले से मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं मतलब आपके सामने बात क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं जब यहाँ 5 जून में आया तो मैंने मिसाक पाकिस्तान की एक बात की थी। मैंने कहा 70-74 सालों से हम हमारा मुल्क जो है वहीं का वहीं चल रहा है। कभी एक प्रोजेक्ट, कभी दूसरा प्रोजेक्ट, कभी तीसरा प्रोजेक्ट, कभी चौथा प्रोजेक्ट। हम इन प्रोजेक्टों में उलझे पड़े हैं, और नुकसान क्या हो रहा है मेरे मुल्क को हो रहा है। भारत कहाँ चला, अफगानिस्तान अभी साथ क्या हाल, उसके करेंसी की पोजीशन देखें, बांग्लादेश में जाकर उठाकर तो देखें यार कि मेरे मुल्क को कहाँ रखे छोड़ा है। यानी सारे मसले के अंदर इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हम सब हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल में अजहर साहब, अगर आप पहले ये बात मान लें कि इमरान खान साहब भी एक प्रोजेक्ट ही थे, तो फिर मेरे ख्याल में बात वहां से शुरू हो सकती है। देखिए मैं चूंकि तारीखी तौर पर कुछ हकायक जानता हूँ, 21 साल की जद्दोजहद है। अगर ये प्रोजेक्ट ही है ना तो इलेक्शन करा दें, साफ साफ इलेक्शन करा दें, पता चल जाए। आपके ख्याल में 2013 में, 2018 में इमरान खान कभी किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं थे? देखिए मैं चूंकि इसका जवाब बेहतर इमरान खान साहब दे सकते हैं। 2018 में आप ही के प्रोग्राम में याद होगा, इमरान खान साहब आए, आरटीएस फेल किया गया। 2019 अप्रैल में अपना ख्वाजा आसिफ एडमिट करके गए हैं कि उनसे राब्ता हो गया। अगर ये प्रोजेक्ट थे तो अप्रैल 2019 में राब्ता क्यों होना नहीं था? तो अपने प्रोजेक्ट डंप भी तो होते हैं ना सर, अपने प्रोजेक्ट डंप नहीं होते? नवाज शरीफ नहीं डंप हुए? नवाज शरीफ तो डंप हुए ना। अगर ये प्रोजेक्ट था, देखिए अगर ये प्रोजेक्ट था तो प्रोजेक्ट को टाइम तो देना चाहिए था ना। प्रोजेक्ट को उतना ये बुलाना था। अगर ये प्रोजेक्ट ही थे, वजह क्या है कि इमरान खान साहब जब आए तो वहां बैनुल अक़वामी दुनिया में अब देखा कि एक इंटरनेशनल लीडर आ गया है, इस्लामोफोबिया की बात कर रहा है, मुल्क को वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है। और ये भी बात हर एक को पता है कि कोरोना के दिनों में जितनी इकोनॉमी बूस्ट हुई है, मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिस्ट आपके कह रहे हैं, मैं इनमें मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूं, ये छोड़े, मिसाके पाकिस्तान लाएं आगे, सियासी जमातें जमहूरियत को परवान चढ़ाएं। हमने 18वीं तरमीम में मैं आपके प्रोग्राम में कही था, मैं कहा ये तबाही की जिम्मेदार है निगरान सेटअप जो आप लेकर आए, जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस सारा आप लेके आए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को तैनात कर रहा है, जाने वाला आने वाले में आज से नहीं कर रहा। ये 2013 से मेरी बातें हैं कि एक जाने वाला एक आने वाला मुझे लीडर और जाने वाला आपस में बैठकर ये आप बैठकर ये अच्छी अपना तय करते हैं एजेंडे कि हम इस मुल्क को इस तरह लेकर चलेंगे। इस मुल्क को आप जो चाह रहा है, जो वोट डालना चाह रहा है उसको वोट डालने दें, जो आना चाह रहा है उसको आने दें। अजहर साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आई नो डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरा अगला सवाल होगा ताउला तारड़ साहब के लिए। तारड़ साहब, असल बात दोबारा चूंकि प्रोजेक्ट्स के ऊपर आ गई है तो मियां साहब के हवाले से भी ऑब्वियसली एक ये तासुर है, मौजूद है इस वक्त लोगों के दरमियान के जनाब ये एक और प्रोजेक्ट जो है दोबारा उसकी री लॉन्चिंग हो रही है और जिस तरीके से ये केसेस बन रहे हैं, चूंकि केसेस का ही जिक्र हो रहा है और आप दोनों ऑब्वियसली लॉयर्स हैं, केसेस का जो जिक्र हो रहा है इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो हमें इस साइफर के मामले पे उस जेल ट्रायल के हवाले से मिलती है जिसे इस्लामाबाद के 2 रुकनी बेंच ने उड़ा के रख दिया कि जनाब ये सब कुछ जो है वो गैर कानूनी था और ये नहीं चल सकता इस तरह। इसका मतलब है कि ये प्रोसेस डे 1 से ही फ्लॉड था। तो इतनी सेंसिटिव चीज़ के ऊपर इतनी बड़ी गलती हो रही है तो किसी बात की जल्दी है क्या कि जल्दी जल्दी इमरान खान साहब को जो है वो कोई ना कोई सजा हो जाए, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले अजहर साहब भी कर रहे थे? नहीं, देखिए, एक तो मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाले जाना, फिर पाकिस्तान की तारीख का वाहिद केस है जिसमें डे टू डे ट्रायल किया गया है। इमरान खान का एक केस बता दें जिसमें डे टू डे ट्रायल हुआ हो। मियां नवाज शरीफ का चाहे वो अरशद मलिक की वीडियो हो, चाहे वो शौकत अली सिद्दीकी की स्टेटमेंट हो, चाहे डे टू डे ट्रायल हो, मियां नवाज शरीफ के साथ जुल्म ज्यादती हुई, उसकी दुरुस्तगी या उसकी तस्हीह को प्रोजेक्ट नहीं कहा जा सकता, री लॉन्चिंग नहीं कहा जा सकता, ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो साइफर का केस है, बी माइंडफुल कि उन्होंने जेल ट्रायल को सेट असाइड नहीं किया। उन्होंने कहा है, ऑर्डर मैंने खुद पढ़ा है, ऑर्डर में लिखा है कि जेल ट्रायल ओपन भी हो सकता है, इन कैमरा भी हो सकता है, जेल ट्रायल हो सकता है। ठीक है। जज की तैनाती को उन्होंने नहीं उड़ाया इनकी उसके एप्लीकेशन के मुताबिक। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा इस केस में जो जेल ट्रायल का ऑर्डर किया गया है उसमें प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। ये गलती जरूर किसी से हुई होगी कि उन्होंने काबीना से इसका फैसला नहीं लिया या जज की तरफ से रेफरेंस नहीं आया और यकतरफा तौर पे उसको जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कर दिया। ये प्रोसीजरल एरर है, ये फैक्ट्स का, सब्सटेंस का, एविडेंस का एरर नहीं है कि जिस बुनियाद पे आप कहें कि ये केस ही गलत है। इमरान खान साहब तमाम मुकदमात में फायदा उठाते रहे हैं तकनीकी बुनियादों का। किसी एक केस में भी मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करके नहीं कहा कि मैं बेगुनाह हूं। घड़ी हाँ बेची, 190 हाँ बंद लिफाफा आया था, वो ये मकसद नहीं था, मैं बाहर जाके चैलेंज करता मसला हो जाता। इसमें साइफर में हाँ लहराया था, हाँ गुम गया था, मेरे पास नहीं था। फैक्ट, सब्सटेंस और एविडेंस का इशू नहीं है, इशू तकनीकी बुनियादों का है कि जेल ट्रायल को सेटिस्फाइड करें। लेकिन ये बड़ी देर से खेल खेला जा रहा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट। दैट वाज एग्जैक्टली माय पॉइंट कि इतना बड़ा प्रोसीजरल एरर किस तरह हो गया, किस बात की जल्दी है जो प्रोसीजरल एरर हो गया? इतना बड़ा नहीं है, देखिए वेरी सीनियर लॉयर्स हु वर हैंडलिंग ऑल दिस अफेयर, तो फिर इतनी बड़ी गलती किस तरह होगी? एक पॉइंट। और दूसरा सवाल भी ले लीजिए, दूसरा सवाल भी साथ ले लीजिए। अजहर सिद्दीक साहब जो मलिक रियाज साहब के हवाले से कह रहे हैं कि जी कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वो पैसा उनका अपना था, वो अपना पैसा यहीं पे ट्रांसफर हो रहा था, सो व्हाट्स द बिग डील? ये तो बरतानिया की हुकूमत ने उन्हीं को दिया था, डीफ्रीज किया था उस अकाउंट को। देखें, पहली बात तो ये है कि तकनीकी बुनियादों पे अगर एक प्रोसीजरल एरर है, केस में जो जराइम सरजद हुए हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। तकनीकी बुनियादों पे ठीक है केस डिले कर दिया, मगर इसने मंतकी जाम तक पहुंचना है इंशाल्लाह, नंबर 1। नंबर 2, मलिक रियाज साहब के ये वकील रहे अजहर सिद्दीक साहब, वो कत्ल भी करें, वो अगवा भी करें, वो जो मर्जी करें, इनको नजर नहीं आएगा। उसकी वजह क्योंकि ये उनसे ऑब्वियसली इनका एक क्लाइंट और लॉयर का रिलेशनशिप है, भारी भरकम फीसें इनको मिलती रही हैं, ये तो कभी हक सच की बात नहीं करेंगे, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इनको कमेंट नहीं करना चाहिए इस शो पे क्योंकि उनके वकील रहे हैं और कहें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं बात नहीं कर सकता इस पे। अच्छा, अब जो 190 मिलियन पाउंड की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जुर्माना आप पे आयद किया ना 460 अरब का। अगर कोई केस नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों पूछ रही है कि 460 अरब की आपने किस्तों पे डिफॉल्ट क्यों किया है? सुप्रीम कोर्ट क्यों पूछ रही है कि 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने बतौर जुर्माने के वापस किया है? और मंसूर साहब, आप प्रेस रिलीज पढ़े बरतानिया की क्राइम एजेंसी की, उसमें लिखा है कि यह पाकिस्तान की स्टेट का पैसा है, यह पैसा किसी का जाती मलकियत नहीं है कि आप एक जुर्माने से दूसरा जुर्माना सेटल कर दें। अच्छा। आप फॉर एग्जाम्पल आप खुदा ना खास्ता बैंक फ्रॉड करते हैं और आपको 50 करोड़ का जुर्माना हो जाता है, साथ ही आप एक रोड एक्सीडेंट कॉज करते हैं, सिविल सूट होता है, आपको 10 करोड़ का जुर्माना हो जाता है।
आप एक जुर्माने से दूसरा जुर्माना सेटल नहीं कर सकते। आपने दो मुख्तलिफ जराइम किए हैं। ये नहीं कह सकते कि मेरा 10 करोड़ वाला जो मुझे आपने हरजाने में जो मैंने 10 करोड़ रुपए का मेरा जुर्म है वो आप मेरा 50 करोड़ बैंक फ्रॉड में सेटल कर दें। ये कैसी मंतक है? अकल मानती है इस बात को? क्या ये दलील दी जा सकती है? ये बिल्कुल स्टेट केस है, ओपन एंड शट केस है करप्शन का। अच्छा। और इसमें चले, मैं अजहर सदीक साहब की बात मान जाता हूं कि मलिक रियाज का कोई कसूर नहीं है, कसूर इमरान खान का है जिसने सहूलतकारी की है, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जो इस केस में करता धरता है, जिसको सजा मिलनी चाहिए, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अजहर साहब इसके ऊपर जरा कमेंट कीजिए, हमें इस पे रहनुमाई दीजिए कि एक जुर्माना जो है वो उसको दूसरे के साथ किस तरह सेटल किया जा रहा है। अच्छा, मैं हैरान होता हूँ बस, असल में वकालत में ना जब बंदा खुद केस पढ़े ना फिर जरा तजर्बा होता है। हमारे टीचर भी कई दफा हमें नालायक कह देते थे इस बात पे कि हमने फैक्ट्स पता ही नहीं होते थे, मास्टर ऑफ फैक्ट एंड मास्टर ऑफ लॉ। जब पता ही नहीं कि नौयत क्या है इस केस की, जब अंदाजा ही नहीं है, मैं साफ लफ्जों में आसान लफ्जों में समझाता हूँ। एक जमीन थी, वो एक्सचेंज के हवाले से लेनी थी, कंसोलिडेशन के हवाले से आई, वो 16,000 एकड़ में से कुछ जमीन थी जो हुकूमत सिंध के हवाले से थी, उसकी कीमत का एक तयन करना था। अब मलिक रियाज साहब ने कुछ जमीनें वहां से ली और 5 लाख रुपए की एकड़ थी। एकड़ में आप समझ सकते हैं जमीन कितनी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आया मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमीन इतनी महंगी है। अब वहां पर बात सिर्फ इतनी है कि हालात और वाकयात जैसे चल रहे थे कि उसकी प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट कितना है। यानी आप मेरी बात को छोड़ दें, आम आदमी को सामने रखकर देख लें कि एक कौड़ियों के भाव जमीन लेके सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है माना गया कि 460 अरब रुपया किस बात का। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक खुद बता दें कि एक 5 लाख की एकड़ का मैं आपको 20 करोड़ रुपया एकड़ दूं, किस बात के लिए? डेवलपमेंट तो उन्होंने की है ना। अब आ जाए अगली बात की तरफ। सवाल ये था कि यही पैसा अगर चले फर्ज करें ये पैसा जो इनका पैसा है अगर ये रूट होकर बाहर गया है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहीं जुर्माना ही नहीं किया, यानी पता ही जब नहीं है कि उन्होंने कब किया है, क्या किसी कोर्ट में बैठकर ये तय हुआ है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने फरमाया तारड़ साहब ने कि जनाब उनकी प्रेस रिलीज देखिए, उसमें कहा है ये जुर्माने की रकम है। ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बाकायदा वो चीजें सारी अवेलेबल है, हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर ही मेरी एक बात सुनिए, जुर्माना किस बात का, मैं सवाल समझना चाह रहा हूँ ना। जुर्माना क्या होता है, पहले ये भी समझ लें, पेनल्टी क्या होती है। वो कह रहे हैं कि ये क्राइम प्रोसीड है। अब क्राइम प्रोसीड की रकम जुर्माना नहीं होती है, वो ओरिजिनल रकम की बात कर रहे थे, और ओरिजिनल रकम ही वापस जुर्माना जो ओरिजिनल रकम के ऊपर लगे। पेनल्टी की डेफिनेशन नहीं आती तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? मैं चैलेंज करता हूं सवाल। मुझे एक मिनट, मुझे गाइड कीजिए। नहीं अजहर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि वो क्राइम प्रोसीड थी, ये वो मान रहे हैं कि ये क्राइम प्रोसीड थी, लेकिन उसके ऊपर अच्छा वो क्राइम प्रोसीड नहीं थी। ये नहीं कह रहा आपने अभी कहा है, अभी कहा है क्राइम प्रोसीड है। अतार सब चुप रहे। आपने बारी ले ली है ना, जो आपने झूठ बोलना था बोल लिया। मैं आपको झूठ की तस्दीक कर रहा हूँ। अब देखिए बड़ी सीरियस बात, ये अलेज हुआ कि ये क्राइम प्रोसीड है, ये अलेज हुआ। अगर ये अलेज हो के फिर साबित करना होता है, यानी एक पर्चा दर्ज। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ कि वही रकम जो है, वही रकम जो अलेज हुआ कि क्राइम प्रोसीड, अगर ये पेनल्टी होती, पेनल्टी तो था कि एक फाइनल एडजुडिकेशन होती, उसके ऊपर जुर्माना पड़ता। तो ये तो ऐसी बात कोई नहीं है। मैंने तो सीधा सवाल रखा कि क्या ये उन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी किया, क्या कोई करप्शन की उन्होंने? अब आते हैं अगली बात की तरफ। ये बेहतरीन काम किया था उस वक्त गवर्नमेंट ने, कैसे? वरना क्या होना था, ये लंबी जंग लड़नी थी, साल लगता, 2 साल लगते, 4 साल लगते, 10 साल लगते। उन्होंने ये इमरान खान गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये वाली रकम जो है इस मुल्क के खजाने में लेकर आए, इस मुल्क के पास लेकर आए, वापिस ले आए इस मुल्क में। आप अंदाजा तो लगाएं, ये क्रेडिट नहीं देना हमने, हम इसमें लगे हुए हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। खुदारा उनमें चले। अब अगली बात की तरफ आते हैं, जो दूसरी जो बात समझने वाली है कि खुदारा हम यही जो एलिगेशंस के ऊपर, इन्हीं बातों के ऊपर लेकर चलते रहे। मैं अगर बैठ के बात करूं ना कि तारीख उठाकर देख लें, मुझे ये बताइएगा कुछ 70-40 साल से ये लोग हुकूमतें करते आए हैं, क्या इनके पास नहीं? मुझे एक मिनट अजहर साहब, एक मिनट। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें 2 साल लगते, 5 साल लगते, 10 साल लगते। ये किस चीज में लगते हैं ये 2, 5, 10 साल? यानी अगर वो जो अलेज किया है उस अलेज रकम को एडजुडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उसको क्लेम करती है कि जनाब ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ये क्रिमिनल जो है वो मनी है, तो ये आप हमें दें, ये इसी की बात कर रहे हैं आप? इसके लिए 2 साल, 4 साल, 10 साल अभी तो एडजुडिकेट होना था। एडजुडिकेट होना था ना, तो हुआ ही नहीं वो। मैं तो यही हैरान होता हूं कि सब कुछ मान गया है। नहीं, वो ठीक है,
लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जहन में तो था कि जनाब ये हमें सिर्फ टाइम ज्यादा लगेगा, तो बेहतर है इसको इधर ही हम एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं फिर बताता चलूं। देखिए, सवाल यह है कि उसको साबित करना मुश्किल है ना, वो क्राइम प्रोसीड किसका है। क्या उन्होंने इस मुल्क में से दौलत लूट के लेकर गए? कोई करप्शन किया उन्होंने? कोई क्या किया है ना? देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, जो इंटरनेशनल लॉ को समझते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सर। बातों की तरफ ना, ये इस पे किसी दिन प्रोग्राम करना हो तो मैं स्पेशल करके एक एक चीज समझा दूंगा। मैं अगली बात की तरफ आना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल बात चल रही है। देखिए बात सिर्फ है, शुरू में ही अलकादर ट्रस्ट के हवाले से चलाया गया कि जनाब, और कल पता लगा कि जनाब वहां 1 रुपए की करप्शन नहीं है। जो कानून है ना नैब के तहत, इमरान खान ने बेनिफिट लिया? सवाल है नहीं लिया। सवाल है यानी उस पर इतने इल्जाम, यानी इल्जाम किस पे लगाते रहे? ये लगाते रहे उस्मान, ये इल्जाम लगाते रहे जहांगीर तरीन के ऊपर। कहाँ है सारे? कोई एक केस चला देगा, कोई ये इल्जाम लगाते रहे फराज शहजादी के ऊपर। ओ भाई, कहाँ है केसेस? इन्होंने इधर उधर की बातें, कोई आगे कर रहे हैं, कोई पीछे कर रहे हैं। 2 साल से आप उठाकर देख ले, ताड़ का रिकॉर्ड उठाकर देख ले, 2 सालों से ये यही कहता आ रहा है। कोई क्या को नहीं भैया, 2 सालों में। अजहर साहब, आपने गालबन तारड़ साहब को जो है वो कोई नोटिस भी भेजा हुआ है फराज साहिबा के हवाले? अभी जो रिसेंट इन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने तौर पे दे दी, पता नहीं, मैं ये भी कहना कि लगता है ये इन्वेस्टिगेशन इदारे में या किसी में, पता नहीं किस जगह पर ये काम करते हैं, इनके पास इस इन्फॉर्मेशन कैसी आ जाती है। मैंने लिखा है, नैब को भी लिखा, मैंने FIA को भी लिखा, मैंने एंटी करप्शन को भी लिखा कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मुझे बताएं आप। तो वो तारड़ साहब को जो आपने नोटिस भेजा था उसका क्या बना है? मैंने इनको बाकायदा नोटिस दे दिया, वो बाकायदा डेफेमेशन सूट में आ रहा हूं मैं। अच्छा। और मैंने सिर्फ यही तक नहीं है, मैं उससे आगे भी किया हूं। मैंने जिन लोगों ने वो खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है, वो पैमरा लॉ की खिलाफ वर्जी है। भैया आप सीरियसली देखे ना, 2 साल हो गए हैं। चले, मैं जरा 1 मिनट, मैं तारड़ साहब को जरा जवाब। तारड़ साहब, आपको वो जो नोटिस आया हुआ है, आप उसको सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे? आर यू थिंकिंग अबाउट रिस्पॉन्डिंग? नहीं सर, मेरा पॉलिटिकल सेक्रेटरी यही बैठा है, मैंने तो फाड़ के फेंक दिया रद्दी की टोकरी में। अच्छा, तो देखूंगा, रिस्पॉन्ड करना हुआ कर दूंगा, नहीं करना हुआ तो नहीं करूंगा। ये भेजते रहते हैं, पहले भी इन्होंने कई दफा भेजे थे कि जी उसको फरा गोगी क्यों कहते हैं, फरज शहजादी क्यों नहीं कहते। इनके 100 मसाइल हैं। वो जो चीज एडमिटेड है, जो चीज सबको पता है कि फरा गोगी के सारे एसेट्स अवेलेबल हैं, FBR से ले लें। अब चुप करें ना, अब मेरी बात सुन लें। इन्होंने आज इमरान खान को और मलिक रियाज को हमेशा के लिए फंसा दिया मंसूर साहब। अच्छा। इन्होंने क्राइम प्रोसीड्स मान ली, नंबर 1 इनके मुंह से निकला है। इन्होंने कहा वो जुर्माना नहीं है, क्राइम प्रोसीड्स हैं, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। दूसरा इन्होंने ये मान लिया कि ये स्टेट का पैसा था और स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगर 1 सेकंड ना चुप कर जाए, मेरी बात सुन लें मंसूर साहब, इनका माइक बंद करें। ऐसे कैसे होगा? ऐसे चल नहीं सकेगा ना। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। बात सुन लेना, बात सुन लें, बात सुन लें, बात सुन लें, बात सुन लें। ऐसे कैसे चलेगा? मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। सच सुनने का हौसला रखें, सच सुनने का हौसला रखें, सच सुनने का हौसला रखें। ऐसे मत करें, ऐसे मत करें, ऐसे मत करें। सच सुनने का हौसला रखें अजहर सदीक साहब, अजहर सदीक साहब, सच सुनने का हौसला रखें। जी तारड़ साहब, सच सुनने का हौसला रखें, अपनी बारी पे बात करें। एक तो इन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को मान लिया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, और नेशनल क्राइम एजेंसी कोई क्या इदारा है? वो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, वो जुर्माने आयद करता है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का बताता है, वरना उनका ताल्लुक क्या था? वो मामे थे कि बीच में आके बैठ गए बिला वजह? अजीब बात करते हैं। पहली बात ये। दूसरा, इन्होंने कन्फेशन किया है मलिक रियाज की और इमरान खान साहब के बिहाफ पे कि अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान चाहती तो बैरून मुल्क बरतानिया में केस करके इस रकम को सीधा वापस भी ला सकती थी, बजाय इसके कि NCS को वापस भेजता। ये दूसरा कन्फेशन आ गया। तो ये देखें, ये इन्होंने आज 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान का और मलिक रियाज का तकरीबन इन्होंने आज कबाड़ा कर दिया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इनको, इन्होंने हक और सच की आज बात की है। और जहां तक नोटिस की बात है, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, ये अकाउंट सबको पता है फरा गोगी के। मैं वैसे तो रद्दी की टोकरी में फेंक चुका उस नोटिस को, कई नोटिस आते हैं, मगर फिर भी अगर मंसूर साहब आप समझते हैं तो मैं इसको बिल्कुल बताऊंगा जिस बैंक से लिए हैं, जिस FBR से लिए, पूरा बताऊंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। तो मैं दे देता हूं जवाब इस नोटिस का, इसका नोटिस का जवाब जाएगा आपके प्रोग्राम में, क्योंकि ये बात हुई है। पहले मैंने नोटिस नहीं देना था, आपके प्रोग्राम में क्योंकि इशू रेज हुआ है, तो मैं इसका मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा हूं। और फरा शहजादी या फरज शहजादी या फरा गोगी कोई नेक नाम औरत तो नहीं है, उसके सबको पता है कि वो यहाँ पे क्या करती रहती थी। तो ये इसका भरपूर जवाब जाएगा, मुंह तोड़ जवाब जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम खत्म हो गया। अजहर सिद्दीक साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब,
सर मेरा टाइम मंसूर भाई जवाब सुनिए 1 मिनट के लिए, लंबा जवाब नहीं है। चले दे हम देखिए जल्दी बड़ी दे सीरियस बात है। दे अलेज्ड क्राइम, आपको याद होगा कि अपना फ्रीजिंग ऑर्डर आया था शहबाज शरीफ का भी, नेशनल क्राइम एजेंसी का, याद होगा। आपने प्रोग्राम किया था और आपने कहा था वो बरी हो गया, आपको याद होगा। मैंने पैमरा में जाके वो शिकायत वापस ली थी, मैंने कहा था बिल्कुल है, मैंने वापस ली थी इस बात को, आपको याद होगा, आपके अगेंस्ट कंप्लेन वापस ली थी। तो नेशनल क्राइम एजेंसी इस तरह की इंक्वायरियां करते रहता है, अलेज क्राइम प्रोसीड के हवाले से इंक्वायरियां करते रहता है, वो होते रहे। क्वेश्चन है कि एट द एंड ऑफ द डे जाकर क्या वो मटेरियलाइज हुआ या नहीं हुआ? आंसर इज बिग नो। तो ये इसको इस तरह बहुत है बहुत कि शुक्रिया हंसी अजहर खुशी में सिद्दीक साहब, थैंक यू सो मच। ताउल अतार साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हमारी कोशिश थी कि आप तक जो है वो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियरली पहुंच सके। फैसला अल्टीमेटली आपने करना है। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।